आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग अपने पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए दूसरे पेपर को शुरू करते हैं, जो कि यूपी टेट 2021 का है। आपको बता दें कि 2021 का जो पेपर है निरस्त हुआ था और फिर वो 2022 में पुनर्परीक्षा भी हुई थी। तो जो इसके पहले हमने किया है वो पुनर्परीक्षा 2022 में था, वो मैंने किया। और अब जो है जो निरस्त हुआ था 2021 वाला ही वो पेपर करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और कुछ ऐसे चमत्कारिक ट्रिक्स विथ कॉन्सेप्ट बताएंगे जो निश्चित रूप से यदि आप एक बार उसको आत्मसात कर लेते हैं तो ऐसे इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप चुटकियों में कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या है। ऐसे प्रश्नों में मुझे लगता है कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है। ये अनुपात, समानुपात, ऐकिक नियम और भी कई तरीके से लगता है, और चूंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने से गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो उसका समाधान मैं बताऊंगा। यदि आप एक बार 2 मिनट का समय निकाल के इसको समझने का प्रयास आपने किया तो मैं गारंटी देता हूं कि इससे संबंधित सारे प्रश्न आप चुटकियों में करेंगे और एक बार समझने के बाद उसी दिन उसी क्षण आप अनगिनत प्रश्न करेंगे। बस समझने का प्रयास एक बार कीजिए। यदि मुझे करना हो तो मैं सीधे इसको प्रश्न पढ़ूंगा और इसके सीधे अंतिम स्टेज पर जाऊंगा। पूछ रहा है मजदूर, हमने यहां लिख लिया, इनटू 48/30 टू 4, आंसर इज 25 मजदूर। मैं यही करूंगा। आपका आंसर बी है, ये कंफर्म है, 100% राइट आंसर। लेकिन मेरे इतने बताने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और विस्तृत समझाता हूं, जिसमें आपको 1 से 2 मिनट का समय लग सकता है। आइए प्रारंभ करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है आपका मोर देन वन और आपका लेस देन वन। बस इसी को समझना है। एक बार आप समझ जाएंगे तो किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी रूल को समझने की जरूरत नहीं है। जैसे ऐकिक नियम वाला है, हम उसमें किसी में एरो ऊपर लगाते हैं, किसी में एरो नीचे लगाते हैं, फिर एक्स मानते हैं, फिर किसको ऊपर किसको नीचे, ये बहुत सारा टाइम टेकिंग हो जाता है। इस सारे समस्या का समाधान इसमें छिपा हुआ है। हम बस एक वर्ड क्लियर है, मोर देन वन का मतलब 1 से अधिक और लेस देन वन का मतलब 1 से कम। अब आते हैं प्रश्न पे, कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि जो पूछा गया है उसकी जो वैल्यू दी गई रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लिख देते हैं। सपोज करिए कि यहाँ में क्या पूछा गया है, आवश्यक मजदूरों की संख्या है, यानी मजदूर पता करने हैं। तो पहले स्टेटमेंट में जो मजदूरों की संख्या होगी वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। सपोज करिए 15 हमने लिख लिया, इनटू, ओके। अब आगे क्या है, 1 घंटा है और 1 मजदूर है। मजदूर को मैंने लिख लिया क्योंकि इसे ही हमें पता करना है। कुछ भी पता करना हो, अगर हमें समय पता करना है तो समय वाले वैल्यू को पहले लिख लेंगे, जो भी पता करना होगा वो पहले लिखेंगे। यहाँ मजदूर पता करना है, हमने पहले लिख लिया, इनटू। अब यही चीज जो पता करना होता है उससे कंपेयर करते हैं। सपोज करिए 48 घंटे में किसी काम को 15 मजदूर करते हैं, तो उसी काम को 30 घंटे में करना हो, कॉमन सेंस आप लगाइए। 48 घंटे में किसी काम को 15 मजदूर करते हैं, तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए। आपके अंतरात्मा से जो जवाब आएगी बस उसी पर ये डिपेंड करता है। और वो कॉमन सेंस की बात है कि जब कोई काम हम 48 घंटे में कराने के लिए 15 मजदूर लगाते हैं, उसी काम को जब हमें 30 घंटे में ही कराना होगा तो गारंटी है
कि हमें मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे या अधिक मजदूरों की आवश्यकता होगी, यही पता करना है। यानी अधिक मजदूरों की संख्या की जरूरत होगी, यही हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाता है, मोर देन वन। अगर यही जवाब आता कि नहीं, दिए गए वैल्यू से कम की जरूरत होगी, तो वो फंडा अप्लाई करते लेस देन वन का। यही इसका मेन सूत्र है, यही समझना है और कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास वैल्यू हो गई 48 और एक वैल्यू हो गई 30। इसको हमें भिन्न में लिखना है और ऐसे लिखना है जिसको कि सॉल्व करें तो वैल्यू मोर देन वन आए। दिस इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मोर देन वन लाना है और भिन्न में लिखना है। तो क्या है, आप कहाँ किसको लिखेंगे, अंश और हर में। गारंटी के साथ इसको समझने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। 48 को अंश में लिखेंगे और 30 को हर में लिखेंगे। हमें लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। जब हम 30 को ऊपर लिख देंगे, 48 को नीचे लिख देंगे, तो वो वैल्यू हो जाएगी लेस देन वन। आप जब भी करिएगा भाग देके देखिएगा, वो वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग करके आए। वो चाहे पहला डिजिट 9 ही क्यों ना हो, उसके बाद कोई वैल्यू हो, बट वो 1 से कम होगी, ये गारंटी है। बट यहाँ जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है मोर देन वन, यानी कि 48 घंटे में जो 15 मजदूर कार्य करते हैं, उसी काम को 30 घंटे में कराना होगा। तो हमें मजदूरों की संख्या बढ़ानी होगी या अधिक मजदूर रहेंगे। अधिक का मतलब मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब उन्हीं दोनों वैल्यू को ऐसे लिखें जहां अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो हमारा वैल्यू मोर देन वन होगा। क्योंकि सपोज करिए इसी को भाग देना हो तो 30 से कम 30, 18 शेष होगा, 0 बढ़ाएंगे 180 होगा, 30 छके 180। हमें इससे मतलब नहीं है, बट मैं करके दिखा रहा हूं कि ये मोर देन वन हो गया, यानी 1 से अधिक 1.2 1.3 कुछ भी आए वो मोर देन वन होगा, 1 से अधिक होगा। यह इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक बार समझ गए तो अनगिनत क्वेश्चन आप इस मेथड से कर सकते हैं चुटकियों में। कुछ याद भी नहीं करना है, बस यही सोचना है और वैल्यू लाके लिख देनी है। अब हमने ये प्राप्त कर लिया है, वही चीज लाके हमें यहाँ लिखना है 48/30 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी 2 4 मजदूर, यानी उसको 30 घंटे में कराना होगा तो हमें 24 मजदूर लगाने होंगे। यही हमारा आंसर है। यही ट्रिकी अप्रोच है, इसे आप जरूर आत्मसात कर लें। यह ट्रिक आपका बहुत समय बचाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो वह धन कितना होगा। फिर यहां भी प्रश्न करना है, हमें कॉमन सेंस की जरूरत है। यदि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इसे फिर बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज करिए मुझे करना हो तो हम क्या करेंगे, सीधे देखता है आदमी कि मूलधन क्या है, 600 रुपए है। यहाँ मूलधन जो ब्याज मिलने के बाद विशेषधन के रूप में कितना हो जाता है 720, यानी कितना बढ़ जाता है 120। और वो कितने वर्षों में, 4 वर्षों में भाग देंगे, कितना होगा 30 रुपए, यानी जो 30 रुपए होगा वो 1 साल का ब्याज होगा। क्लियर। अब आगे कह रहा है कि 2% बढ़ा दिया जाए, तो पहले तो हम इस ब्याज की सहायता से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें। यानी जो 30 रुपए मिलता है वो 600 रुपए मिलता है, तो किस दर से मिलेगा। सीधी सी बात है कि कोई वैल्यू 600 है तो 600 का 60 जो होगा वो कितना होगा 10% होगा। और ये 30 रुपए है, यानी ये कितना होगा 5% होगा। क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। और कंडीशन सेकंड क्या है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए, यानी जो पहले 5 था अब वो बढ़ा दिया गया 2, यानी हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, तो वह धन कितना होगा। अब इस 7% रेट के दर से हमें क्या निकालना है,
टोटल हमारा ब्याज कितना होगा वो निकाल लें और फिर मूलधन में जोड़ दें, हमारा आंसर हो जाएगा। सीधे यहाँ देखिए 7% है, यहाँ 600 है, 7% 600 का कितना होगा, सीधे निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 42 रुपए होगा। ठीक है, और ये 42 रुपए 1 साल का होगा। यहाँ पे करना कितना है, 4 साल के लिए, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168, और यही 168 ब्याज के रूप में मिलता है जब 2% बढ़ जाता है तो, यानी टोटल जो धन होगा वो कितना होगा, यानी 168 प्लस 600 यानी 768 रुपया, और यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन इज बी। अब आप कहें कि नहीं हमें समझ में नहीं आया, तो उसको भी हम बताएंगे, बट कोशिश करिए कि जो जो कॉन्सेप्ट या जो जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करें। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, लेकिन मेरी गारंटी है कि जब 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो कम से कम जिस जिस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, अगर उस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आने लगे तो कभी भी नेक्स्ट प्रश्न आएगा तो फिर आप अपने तरीके से जो बताया गया है कम समय में कर सकते हैं। हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है कि ऐसे प्रश्नों का अगर हम कॉन्सेप्ट बेस्ड करें तो हम ये जानते हैं कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपान 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब यहाँ पे SI सीधे दिख रहा है कि 600 720 हो जाता है, तो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, यहाँ हमने घटाया था इसके पहले, या यहाँ देख लिए 720 हो रहा है, घटाएंगे 600 तो हमारा क्या होगा 120। ये हो गया आपका साधारण ब्याज। उसके पे पुट कर दिया हमने, मूलधन कितना है 600 है, रेट हमें पता करना है, और टाइम क्या है 4 साल है, बटा 100 है, 00 से 00 काट दिया आपने, और 6 से काटिए 6 दूना 12 20 हो गया, 4 से काटिए 4 पचे 20 हो गया, यहाँ R है यहाँ 5 है, देयरफॉर R इक्वल टू कितना हो गया 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 हो गया। अब ये न्यू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा 5 + 2 मीन्स 7%, और इसी 7% के दर से हम पहले SI निकाल लेंगे। SI यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 00 से 00 कैंसिल, गुणा करिए 7 चौको 28 और 28 छक्के 159। अब मिश्र धन यानी अमाउंट बराबर क्या होगा SI प्लस P यानी ब्याज प्लस प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये हमारा SI आया है 168 और प्लस 600, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 768 रुपए, और यही हमारा क्या है आंसर है जो पहले आ चुका है। मैं दोनों तरीकों से बता दिया। प्रश्न लंबा होगा, क्वेश्चन की संख्या कम होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा करने में। आप इसे करके जरूर देखिएगा। ऐसे धीरे धीरे एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करने का ट्रिकी अप्रोच केवल वही कहलाता है क्या कि समय हमारा कम लगे और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो दोनों बातों को समझा के मैं आगे बढ़ रहा हूं। आते हैं अगले प्रश्न पर। इसे हमने फिर से यहां कट रहा था स्क्रीन पे, हमने वापस यहां पे लिख दिया है अमाउंट इक्वल टू SI प्लस P दैट इज इक्वल टू 168 प्लस 600 दैट इज इक्वल टू ₹768। ये टोटल धन हो गया या मिश्र धन हो गया, यही पूछ रहा है। बहुत ही शानदार सवाल है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत है। ट्रिकी अप्रोच मैंने ऊपर फिर लिख दिया है, ट्रिकी अप्रोच। इसको बस ध्यान से आप समझिए। और मुझे लगता है कि जो अभी पहले प्रश्न में मैंने मोर देन 1 और लेस देन 1 का कॉन्सेप्ट बताया था, वहां यह बताना भूल गया था कि ऐसे प्रश्न टाइम एंड वर्क, काम तथा समय, फिर आपका परसेंटेज और
प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे 2, 3 या 4 अब जो चैप्टर्स हैं उन सब जगह वो लागू होता है। बस कैसे अप्लाई करेंगे, जब एक एक बार हर चैप्टर से प्रश्न आते जाएंगे और आप समझते जाएंगे, फिर आपको बहुत मजा आएगा ऐसे प्रश्नों को करने में। यहाँ पे सिंपल है और बहुत ही चुटकीला प्रश्न है। मुझे करना हो तो सीधे मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत है, तुरंत हम क्या कहेंगे कि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है, कम है, यानी हानि है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। और हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो कभी भी हानि की गणना हम क्रय मूल्य पर ही करते हैं, विक्रय मूल्य पर नहीं करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हानि कितने की हो रही है, मान लिया कि ये एक 5 रुपए है और ये 4 रुपए है, यानी हानि हमारी 1 रुपए की हो रही है। क्रय मूल्य कितना है 5, तो 100 पे कितना होगा, काटेंगे 2, 0, 20%। यही आपका आंसर है। इसमें कहीं से भी कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर मिल गया। बट अब कॉन्सेप्ट को बताते हुए चलना हर प्रश्न के लिए संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं इसको समझाने के लिए। और फिर वही बात आएगी, मैं कुछ ओरल ही बोल दे रहा हूं। माना क्रय मूल्य 5x और विक्रय मूल्य 4x है, तो हानि बराबर, यानी हानि का गणना हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगा, लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य आपका बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा तो उस केस में क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो 5x और 4x है, दैट इज इक्वल टू x। अब क्लियर हो गया कि ये हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंट हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये फॉर्मूला आप हमेशा करते चले आए हैं। लॉस हमारा निकल चुका है, x है, CP हमारा क्या है 5x इंटू 100, x से x काटिए और 5 से आप काटेंगे 20, दैट इज इक्वल टू 20% हानि है, और यही आपका आंसर है। मैं आपको दोनों मेथड से करते हुए चल रहा हूं। आज क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन मैं जरूर ये उम्मीद करूंगा कि ऐसे प्रश्नों को आप बार बार करके प्रैक्टिस करिए। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। यदि किसी घन का विकर्ण 8 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया है, वो बताना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले घन की बात की जा रही है, फिगर से समझते हैं। आपने घन बना लिया, ठीक है। यहां पे घन का विकर्ण दिया गया है। घन के विकर्ण का फार्मूला होता है, घन का विकर्ण बराबर a कर्ण में 3, जहां a क्या है, घन की भुजा है, यानी घन क्या है, त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसमें घन की कंडीशन क्या है कि लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, a होता है, समान होता है। जो भी हो समान होगा, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी एवरी जो इसकी विमाएं हैं, तीनों विमाएं समान होंगी, और ऐसे होने पर उसे ही हम घन कहते हैं। अब घन का विकर्ण a कर्ण में 3 है, हमारा ये दिया गया है 8 कर्ण में 3, दैट इज इक्वल टू a कर्ण में 3। कर्ण 3 कर्ण में 3 से कैंसिल हो गया, मिला काम है a इक्वल टू
8, यानी घन की जो भुजा है A है उसकी वैल्यू क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। अब हमें कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ये एक पृष्ठ हो गया, एक ऊपर का हो गया, फिर ये साइड का है, फिर ये है, फिर एक टॉप का है, और फिर ऐसे ही एक नीचे होगा। यानी कि किसी भी त्रिविमीय आकृति में, 3 डायमेंशनल फिगर में जो पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं 6। और इसके एक पृष्ठ की बात करेंगे तो ये 2 डायमेंशनल फिगर हो जाएगा। और एक पृष्ठ की बात करने का मतलब कि उसमें केवल 2 डायमेंशन, यानी लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई भी A और चौड़ाई भी A, यानी कि एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए फॉर्मूला रटना नहीं है। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी A गुणे A, क्योंकि वो 2 विमाएं होंगी, और ये होगा A स्क्वायर, यानी कि 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा A स्क्वायर प्लस 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 A स्क्वायर, यानी 6 बार जोड़ेंगे वो क्या होगा 6A स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला निकल के आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो भी घन के लिए। यानी कि यहां हम लिख देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6A स्क्वायर, और A की वैल्यू निकल चुकी है 6 इंटू 8 का स्क्वायर, 6 इंटू 64 गुणा करिए 24 2 36 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात की गई है। एरिया में हमेशा आपका स्क्वायर यूनिट जो होगा वो स्क्वायर में होगा। 384, आंसर इज डी, ये आपका राइट आंसर है। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज का यह इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें कि करीब करीब सारे प्रश्न ट्रिकी अप्रोच से लगाए गए हैं, मुझे लगता है कि इसे आपको बार बार सुनना चाहिए। और मेरे उत्साहवर्धन के लिए इसे अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए, पहुंचाइए, और अधिकाधिक लोग इसका लाभ उठा पाएं और मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।